नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव का चरण चल रहा है। हर तरफ लोकसभा चुनाव का शोर है क्योंकि देश की सरकार तय होने वाली है। देश का भविष्य क्या होगा, किन हाथों में होगा, ये इस 7 चरण के चुनाव के बाद 4 जून को तय हो जाएगा। 2 चरण हो चुके हैं, तीसरा चरण अभी बाकी है जो 7 मई को होने वाला है। तीसरा चरण इसलिए खास हो जाता है क्योंकि इस बार और पिछले 2 बार के चरणों को अगर मिलाकर देखा जाए तो कुल मिलाकर 284 सीट पर मतदान हो चुका होगा और ये वो आंकड़ा है जो बहुमत से ज्यादा कहा जाता है। तो ये कह सकते हैं कि तीसरा जो चरण होगा वो काफी निर्णायक होगा। इस तीसरे चरण से काफी कुछ इशारा मिल जाएगा कि आने वाले वक्त में, यानी कि आने वाले जो बाकी चरण हैं उनमें किसकी सरकार, उसके बाद जो परिणाम आएगा उसमें किसकी सरकार बनेगी। 2 चरणों में जिस तरह का चुनाव का मतदान का जो प्रतिशत रहा है उससे इतर अगर तीसरे चरण के राज्यों की बात करें तो जितने भी महत्वपूर्ण राज्य हैं वो सभी इस बार पड़ते हैं। चाहे गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर हम दक्षिण में कर्नाटक की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट सभी राज्य हो जाते हैं जिनमें पूरी ताकत सभी राजनीतिक दलों ने लगाई है। तीसरा चरण किस तरह से खास और किस तरह से निर्णायक हो सकता है और कितनी कोशिशें कामयाब होती हुई नजर आ रही हैं, इन सभी को लेकर एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विश्लेषक के तौर पर वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल जुड़ा हुआ है, उस सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजीव जैन साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी जुड़े हुए हैं और दिल्ली से प्रमोद वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। श्याम जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। तीसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी के पास, महाराष्ट्र गठबंधन की सरकार, कर्नाटक में जिस तरह की चुनौतियां और जो अभी नए नए मामले सामने आए हैं, स्कैंडल्स का जो मामला सामने आया है उसके बाद, और फिर इसके अलावा जम्मू कश्मीर वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। 7 तारीख को जो 12 राज्यों में अब 94 सीट पर चुनाव होने वाला है क्योंकि एक सीट सूरत वाली उस पर अब मतदान नहीं होगा। बाद में इसका परिणाम कोर्ट में जाने के बाद क्या होता है वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल कितना महत्वपूर्ण आप इस चरण को मानते हैं श्याम जी? देखिए प्रभात जी, जिस प्रकार का पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया, तीसरा चरण है। तीसरा चरण महत्वपूर्ण इसलिए है कि देखिएगा, इसमें 3 तो केंद्रीय मंत्री हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह हैं, ज्योतिराव सिंधिया हैं, और प्रहलाद जोशी। देखिए तीनों अलग अलग राज्य से आते हैं, एक गुजरात से आता है, एक मध्य प्रदेश से आता है और एक कर्नाटक से आता है, जिस प्रकार से देखा आपने। और उसके बाद 3 पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से लड़ रहे हैं और शिवराज सिंह लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से लड़ रहे हैं। या बात करें, देखिएगा कि मुंबई वो लड़ रहे हैं, देखिएगा कर्नाटक से। तो ये 3 पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। और इसमें परिवार की बात करें तो मुलायम सिंह के परिवार के सदस्य अक्षय यादव, डिम्पल यादव, आदित्य यादव, ये सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिएगा येदियुरप्पा का बेटा भी चुनाव लड़ रहा है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो रहा है कि काफी महत्वपूर्ण लोग हैं, जिसमें 1352 उम्मीदवार हैं और 123 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। और देखिएगा, महिला उम्मीदवार की बात करें तो फिर बोली बोली बात आ जाती है कि 69 तो बीजेपी की लड़ रही हैं और कांग्रेस की 44 लड़ रही हैं, और यूपी में 100 महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। तो देखिएगा, ये चुनाव निश्चित तौर पर भाग्य विधाता का काम करेगा, क्योंकि अब तक अगर इसको सबको हो जाएगा तो 285 सीट हो जाएगी। लोकसभा में 273 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। तो जो ये सीटें निर्णायक भूमिका में है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि बहुत बड़े नेताओं के भाग्य का फैसला भी ये चुनाव करने वाला है। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि देखिए, राज्य भी कितने हैं, 12 हैं। और 12 राज्यों के जिस प्रकार से चुनाव हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि पंजाब के तो देखिए, गुजरात के 26 लोकसभा क्षेत्र के चुनाव हैं, सारे के सारे एक साथ हैं। ये निश्चित तौर पे, सीधे तौर पे आपने कहा, बीजेपी का राज्य कहलाता है, वहां के सारे हैं। जम्मू कश्मीर के 28 में से 21 पे चुनाव हो रहे हैं। बात करें जम्मू कश्मीर में, तो हाँ, एक पे चुनाव हो रहा है, सॉरी। एक सिर्फ अनंतनाग जिसमें कि राजौरी में। अनंतनाग में जहाँ के 28 उम्मीदवार का, कर्नाटक में 14 पर चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश में 9 पर हो रहा है, महाराष्ट्र में 11 पर हो रहा है, उत्तर प्रदेश में 10 पर हो रहा है, पश्चिम बंगाल में 4 पर हो रहा है, तो ये छत्तीसगढ़ में 7 पर हो रहा है, और गोवा में 2 पर हो रहा है, आसाम 4, बिहार 5 और छत्तीसगढ़ 7। इस प्रकार से अगर एनालिसिस किया जाए तो सभी राज्यों का टेस्ट आ जाएगा इसमें। और देखिएगा कि अमित शाह के आज जिस प्रकार से वो बोलने लगे कि राजस्थान में हमारी कुछ सीटें जा सकती है, अब बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हकीकत नहीं बताएंगे तो फिर जब परिणाम आएंगे तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी, तो अब बोलना शुरू हो गए।
और देखिए दूसरा हम किस जरूरी भी है, प्रकार कार्यकर्ताओं को ये बताना भी जरूरी है, क्योंकि एक उन्हीं के एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि घर बैठने से वोट नहीं आएंगे, निकलना पड़ेगा। वो एक इशारा भी था, तो वो इशारा मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हैं सही भी साबित हो रहा है। देखिए निश्चित तौर पर सारी की सारी सीटें हर बार जीत जाना, और आप 10 साल का शासन करने के बाद अगर बहुत सारी उपलब्धियां होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो आप पब्लिक के सामने रख करके कुछ, आपने अपने एजेंडे तो पूरे किए, इसमें दो राय नहीं। बीजेपी ने जो जो सोचा था वो सब कुछ करने का प्रयास किया, जी लेकिन जनता के जो एजेंडे थे आप उसके ऊपर खरे नहीं उतर पाए। आप जवाब देने में दिक्कत आती है। निश्चित तौर पर आपने राम मंदिर बना लिया, तो राम मंदिर से लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। केवल ये तो बात है, वाराणसी तो क्या, केवल अयोध्या में तो विकसित होगा, यूपी को उसका फायदा निश्चित तौर पर मिलेगा, लेकिन इससे क्या राज्य की जीडीपी किस तरह से बढ़ेगी? जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जीडीपी के बारे में, आप देखिएगा बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उसका प्रभाव सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन पे जा रहा है। अब वीवीपैट में वो तो अच्छा हुआ कि सारी गिनने की बात नहीं की। अगर अगर राजनीतिक दल प्रभावी ढंग से पहला और दूसरे नंबर का है, अगर वो शिकायत करेगा तो उसको फिर आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं। निश्चित तौर पर आपको देश में अलग जगाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी तीसरी बार सपना सोच रहे हैं, और उसमें देखिए सुप्रिया देखिएगा पवार की लड़की भी चुनाव लड़ रही है, वो निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भी है। तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी सीटें, बहुत सारा ये चुनाव निश्चित तौर पर, अब फिर उसके बाद वाला चरण भी एक बहुत व्यापक पैमाने पर प्रभावी भूमिका निभाने वाला है, और फिर उसके बाद तो छोटे चरण हो जाएंगे। तो निश्चित रूप जी, से ये चुनाव निश्चित तौर पर इस इलेक्शन का महत्वपूर्ण पड़ाव है। भाग्य और विधाता कहा जा सकता है इस चरण को। जी राजीव जी, गुजरात एक महत्वपूर्ण है। अगर हम स्टेट्स के वाइज सीटों के हिसाब से बात करें, गुजरात में एक ही चरण में हो रहे हैं, और उसके अलावा महाराष्ट्र भी अपने आप में, जब हम लोकसभा पूरे सीटों की बात करते हैं तो बहुत बड़ा योगदान महाराष्ट्र से भी निकल कर आता है। महाराष्ट्र में जिस तरह की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, वहां पर भी उठापटक तो चल रही है। आपको क्या लगता है निर्णायक भूमिका में गुजरात कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है और महाराष्ट्र कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि अभी फिलहाल अगर हम सीटों के आंकड़ों में बात करें तो सबसे ज्यादा जो सीटें हैं उनमें, हालांकि कर्नाटक भी है, लेकिन वो दक्षिण भारत को लेकर थोड़े से अलग आंकड़े हैं, लेकिन ये दो अलग नजरिए से देखी जाती हैं। देखिए प्रभात जी, चुनाव हो रहा है तो हर चरण महत्वपूर्ण है, इसमें कोई तो हो रहा है नहीं। देश के लिए संसद के चुनाव हो रहा है, हर सीट का अपना महत्व है, क्योंकि वहां का जनप्रतिनिधि चुना जाएगा संसद के लिए। तो हम इसको किसी उस रूप में नहीं देख सकते कि ये चरण महत्वपूर्ण है। अब वो चरण इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये चरण होते से ही आधी से ज्यादा सीटों का चुनाव संपन्न हो जाएगा हमारे संसद के लिए। और जैसे अभी श्याम जी ने विस्तार से सारे नेताओं के नाम और सब चीजें बता दी कि कौन कौन लड़ रहे हैं, लेकिन इस रूप में देखा जाए कि 2 चरण के बाद और ये तीसरा चरण चल रहा है। लेकिन जहां तक मत प्रतिशत की बात है, श्याम जी कह रहे थे कि कम हुआ, तो 2019 से ही कम हुआ है। हम पुराने 1952 से लेकर अब तक जो चुनाव हुए उनमें सबसे ज्यादा एक 2019 में ही हुआ। उसको अपवाद स्वरूप छोड़ दें, वो तो एक अपवाद है कि 2019 में भारी मतदान हुआ। उसके अलावा जितने भी मतदान हुए पहले के, 2014 के, 2009 के, वो कहीं 50-55% के आसपास ही हुए। तो उस लिहाज से देखें, अब तक 2 चरणों में जो चुनाव हुआ है 60% से ऊपर जा रहा है आंकड़ा, तो उसको एक संतोषजनक माना जा सकता है कि हमारा जो ट्रेंड रहा। लोकल इलेक्शन में जरूर बहुत ज्यादा मतदान प्रतिशत होता है, विधानसभा के या पंचायतों के या स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं, उनमें मतदान प्रतिशत बहुत ज्यादा होता है। लोकसभा में निश्चित रूप से कम होता है, क्योंकि 1952 से लेकर अब तक के आंकड़े देखे जाए तो कभी 48% हुआ, कभी 50% हुआ, कभी 52 हुआ, और ये 2014 में थोड़ा ज्यादा हुआ था। लेकिन अभी जो हो रहा है मतदान वो 2014 से ज्यादा हो रहा है। सिर्फ 2019 ही एक अपवाद स्वरूप था कि उसमें ज्यादा हुआ। अब देखा जाए तो मुद्दे, तो हर चरण में मुद्दे भी बदलते जाते हैं। ऐसा नहीं है अभी आरक्षण का मुद्दा आया था वो पीछे हट गया, अब रायबरेली का, राहुल गांधी का अमेठी छोड़ना, रायबरेली से लड़ना, वायनाड से जब तक चुनाव मतदान नहीं हो गया तब तक उसको छिपाए रखना, फिर लड़ना, तो ये सब चीजें मुद्दे दोनों दल आपस में उठा रहे हैं। कहीं भाजपा भी उठा रही है। आज तो भाजपा गृह मंत्री ने एक नया ही चीज फेंक दी कि 2 ही विकल्प है, कि एक नरेंद्र मोदी, एक राहुल गांधी। तो कहीं उनका इशारा ये था कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी कर दिया जाए चुनाव को। ये तो एक नतीजा 4 जून को आएगा, तभी हमारे सामने आएगा कि क्या है। लेकिन अभी दोनों दल, दोनों पक्ष, एक इंडिया गठबंधन है और एक जो भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए है, तो ये अपने अपने मुद्दे अपने अपने ढंग से उठा रहे हैं।
फैसला जनता को करना है, उसके मन में क्या है, क्या मुद्दे नहीं है, क्या है। और जहां तक बात अभी श्याम जी कह रहे थे, तो मैं पिछले 4-5 चुनावों का मीडिया रिपोर्ट देख रहा था, तो हर चुनाव में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब चुनावों में मुद्दे रहे। लेकिन हर चुनाव में यही चीज उठती थी कि जिस पार्टी की सरकार थी कि उसने महंगाई को काबू में नहीं किया, बेरोजगारी पे अंकुश नहीं लगाया, वो ही चीजें अब उठ रही हैं। लेकिन प्रभात जी, हम जब नतीजे देखते हैं तो ये सब चीजें मुद्दे गौण हो जाते हैं। जो भावनात्मक मुद्दे कई बार हावी हो जाते हैं, किसी नेता का अपने छवि या बयानों के आधार पर क्या मुद्दा उठ जाता है चुनावों में। तो ये ऐसा नहीं है, हमारे देश में अब तक जितने भी चुनाव हुए लोकसभा के और या विधानसभाओं के भी चुनाव होते हैं, तो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये राजनीतिक दल उठाते हैं। जो सत्ता दल होता है उसके खिलाफ जो विपक्षी दल होता है वो इन्हीं मुद्दों को आगे करता है। 2004 और जो 2009 में जब चुनाव हुए, तब भाजपा विपक्ष में थी, वो यही आरोप लगाती थी कांग्रेस पे कि वो भ्रष्टाचार बढ़ गया, महंगाई बेकाबू हो रही है, बेरोजगारी है। वो ये तीनों चारों मुद्दे अभी भी हैं, ये सदाबहार मुद्दे हैं, ये सब चुनावों में उठते हैं। और हम लोग भी, मीडिया के लोग भी इस पे चर्चा करते हैं कि साहब मुद्दों पे बात नहीं हो रही। मुद्दों पे तो बात होती नहीं है, सबके स्थानीय मुद्दे आ जाते हैं, कहीं जाति है, कहीं धार्मिक, किसी तरीके की इन मुद्दों पे होता है। राज्य सरकार, लोकसभा चुनाव में भी कई बार राज्य सरकारों की कोई जो नीतियां होती हैं या उनकी कार्यशैली होती है, वो भी स्थानीय स्तर पे मुद्दे बन जाती है, तो उसका भी एक फर्क पड़ता है। जैसे उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में भी चुनाव हो रहे हैं, वहाँ अलग ही तरीके की चीजें चल रही हैं, धार्मिक मुद्दे वहाँ हावी हो जाते हैं कई बार, वहाँ कानून व्यवस्था के भी मुद्दे हावी हो जाते हैं कि कानून व्यवस्था, जो पिछला विधानसभा चुनाव भाजपा सिर्फ कानून व्यवस्था के मुद्दे पे जीत गई, कोई उससे पहले 5 साल योगी जी का शासन रहा, कोई विकास की और उन चीजों की बात नहीं, लेकिन कानून व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा बना। लोगों को लगा कि कानून व्यवस्था योगी के शासन में दुरुस्त रही, तो उस पे दोबारा सत्ता में आ गई। मुद्दों का जो तो स्विंग देखा जा रहा है वो भी बड़ा रोचक कहा जा सकता है। मुद्दों का जो स्विंग देखा जा रहा है वो भी बड़ा रोचक कहा जा सकता है कि चरण के साथ मुद्दे भी स्विंग हो रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि अगला चरण किस राज्य में और वहां पर कौन सा मुद्दा हावी हो सकता है, करंट रिलेवेंसी किस मुद्दे की है। तो इस वजह से मुद्दों को भी बार बार जो राजनीतिक दल है, जो उनके नेता है, वो अपने भाषणों में, अपनी सभाओं में नाम दंड भेद समस्याएं होती हैं, उस चीज को हावी करते हैं। बिल्कुल, जीतने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ प्रमोद वशिष्ठ जी जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, राजस्थान 25 सीटें जिनमें 2 चरणों में चुनाव हुआ, लेकिन गुजरात ऐसा जिसमें 26 सीटों में एक साथ मतदान करवाया जा रहा है। इसको आप क्या किसी रणनीति के तौर पर देखते हैं या फिर रैंडमली ये ठीक है, एक फिगर आ गया, एक जगह 2 बार में, एक जगह 1 बार में, और तीसरे चरण में एकदम से इतने महत्वपूर्ण राज्यों का और उसमें ज्यादा सीटों का एकदम से चरण में आना, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, जम्मू कश्मीर की भी एक सीट आ रही है, कर्नाटक की भी है, पश्चिम बंगाल वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उनका तीसरे चरण में आना, आपको क्या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजिकल तैयारी नजर आती है? देखो, ये तो आयोग जो करता है सब कुछ चुनाव आयोग के ऊपर है। तो चुनाव आयोग पे तो हम क्या टिप्पणी करें, क्योंकि ये तो कह नहीं सकते कि भाई भारतीय सरकार ने ऐसा बदलवा दिया, ये करा दिया जी। अब अगर मान लो आरोप विपक्ष लगाए तो लगा ही सकते हैं कि जैसे ईडी पे लगा देते हैं, सीबीआई पे लगा दिए कि भाई ये केंद्र सरकार के उसमें कर रहे हैं। तो ये तो अपनी अपनी मतलब सोच से, और आयोग का काम है अब अपनी स्ट्रेटेजी से जो काम किया। लेकिन बड़ी सुखद बात ये रही कि 2 चरण बड़े शांति से निमट गए, तीसरा भी चरण निमट जाए, 284 सीट कंप्लीट हो जाएंगी 7 मई को। और ऐसा नहीं है कि यहाँ भी बड़े महत्वपूर्ण लीडर्स का, अमित शाह जी उसी दिन गांधीनगर से उनकी वोटिंग होगी, शिवराज सिंह चौहान है, दिग्विजय है मध्य प्रदेश से। तो बड़े बड़े लीडर इस तीसरे चरण में आ रहे। तीसरे चरण में बड़ा और बदलाव भी बड़ा देखने को मिल रहा है कि 2 चरणों में जो बातें हुई वो एकदम से पलटा आ गया है पूरा। मतलब वो जो भाषण थे लीडर्स के या बात देश की मूलभूत सुविधा पे या जनता के उस पर बात होती थी, वो पूरी तरह से बदल गई। आज गुजरात में प्रियंका गांधी जी का आपने सुनाओ कि मेरे भाई शहजादे और शहंशाह को लेकर उन्होंने एक नई परिभाषा गढ़ी है वहां पर। तो जबरदस्त हो रहा है कि शहजादा बता रहे हैं, ये शहजादे तो ये हैं। तो मतलब व्यक्तिगत उस पर भी आ गया है पूरा कि ये भ्रष्टाचार ज्यादा कर रहे हैं, मतलब ऐसा आराम ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हम तो संघर्ष कर रहे हैं। और आरक्षण का मुद्दा जैसे जबरदस्त तरीके से चला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन पाकिस्तान भी आ गया, पाकिस्तान का पूरा उन्होंने बोल ही दिया था प्रधानमंत्री महोदय,
लेकिन ये जो मुद्दे हैं ना, ये जो बड़े, ये हमको तभी पता लगते हैं जब कोई बड़ा लीडर की रैली वहां होती है, जब स्थानीय प्रत्याशी, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, भले ही वो अमित शाह हो, भले ही कोई हो, अगर वो उनका प्रचार वहां किया जा रहा है तो वहां लोकसभा के और वहां के क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा चल रहे हैं। ऐसा नहीं प्रमोद जी, क्या ये माना जाए कि इतनी कोशिशें, इतना मुद्दों को स्विंग किया गया, मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा मुद्दा बचा होगा जिसका इस बार पिछले 2 चरणों और इस तीसरे चरण से पहले चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं किया गया हो, लेकिन फिर भी वोट परसेंटेज बढ़ नहीं पाना, क्या ये माना जाए कि सारे तरीके अपनाने के बाद भी जनता इन मुद्दों को कम से कम नकार चुकी है कि आप इधर उधर की तो सारी बातें कर लेंगे लेकिन ये आपको वोटिंग की तरफ आकर्षित नहीं कर पाएंगे? एक तरह से ये कहा जाए कि सब वोटिंग परसेंटेज ना बढ़ना, इतनी कोशिशों को और इतने मुद्दों को स्विंग करने के बाद भी, यानी कि जनता इन सभी मुद्दों को सिरे से नकारती है, ये कहा जा सकता है? नहीं, देखो, मैं तो इसमें ना तो पॉलिटिकल पार्टियों की गलती मानता हूँ, ना आयोग की, ये तो जनता ही गलती है। जनता वोटिंग क्यों नहीं करती? आपको नोटा का विकल्प दिया गया है सब, अगर आपको पसंद नहीं है कोई लीडर या जो भी है तो आप वोट डालने तो जाएं, नोटा में करें, पसीने तो आ जाएंगे इतने नोटा में वोट आए। तो ये पब्लिक की वो है कि और मैं ये भी ये निराशा जो है, वोटिंग प्रतिशत है कमी, लोग मन में धारणा बना लेते हैं, अरे यार कुछ करने तो है नहीं, चलो क्या वोट डालना, ये बड़ा गलत है। पूरी तरह से वोट डालने जरूर जाना चाहिए, अपने मत का प्रयोग करो, जब तो अब अपनी, मान लो आपका विरोध है, जब तो आप विरोध कर पाएंगे। अपने जन टीवी में जैसे मैं ये बहस हो रही थी तो मैंने तो एक वो बात भी कही थी पूरी तरह से कि अभी आप हर बूथ पे भंडारा लगा दो, भीड़ पड़ जाएगी। तो ये जो इस तरह की बातें क्यों कहनी पड़ रही हैं? आयोग ने कितने प्रयास किए हैं, आप ये बताओ कि करोड़ों रुपए तो ये इसलिए खर्च होते हैं कि वोट डालने आइए। तो इसमें कोई मुद्दों का, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का, इसमें कोई आयोग, वो मैं नहीं मानता। इसमें तो जनता की ही गलती है, ये तो आपको ही जाना है वोट डालने तो। और अब तो जब टीएन शेषन जी के जब से ये हो गया कि भाई खुद अपने वहां से चल के वोट डालने आओ, तब से कोई बैठा के भी नहीं ला सकता। अगर मान लो कोई बुजुर्ग अगर वो नहीं है, कुछ श्रेणियों को छोड़ के, तो खुद ही वोट डालने बूथ तक आना है, वोट डालने तो जाना चाहिए। मुद्दे भला ही स्विंग करो, अगर आपको निराशा है किसी भी पार्टी से, उसके खिलाफ वोट दो। तो मेरा तो ये मानना है जन टीवी का माध्यम वोट डालने। बिल्कुल आपने सही कहा जी। श्याम जी, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर इलेक्शन है और अभी जिन सीटों पर इलेक्शन है, जो 10 सीटें हैं, उनमें यादव और मुस्लिम बहुल वो सीटें हैं। ये आपको लगता है कि इस बार जो भविष्य तय करेगा न सिर्फ अखिलेश यादव का, बल्कि यूपी में अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा का भी, क्योंकि इन 10 सीटों पर जो इतिहास रहा है उसको भी अगर देखा जाए ना उत्तर प्रदेश में, तो यादव लैंड पर एक तरह से सेंधमारी करनी होगी सभी राजनीतिक दलों को इन 10 सीटों में। आप अनम्यूट कीजिएगा सर। देखिए प्रभात जी, बीजेपी ने तो कहना शुरू कर दिया कि हमारी लड़ाई सपा से तो है ही नहीं, बीएसपी से लड़ाई है। बीएसपी को ताकतवर बताना शुरू कर दिया। तो देखिए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास जो दो नेता, देखिए प्रधानमंत्री और अमित शाह ही दो रणनीतिकार हैं, वो ही रंग देते हैं। अब किसी तरह से क्या करना है क्या नहीं करना वो सब बताने का काम करते हैं। तो देखिए उधर राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से प्रहार शुरू हो गया, अब ये मानना शुरू हो गए कि दावेदारी तो दो बीच में हो रही है और वो काबिलियत नाकाबिलियत दोनों चीजें बताते हैं, एक बुजुर्ग है कि युवा है, दोनों के बीच में जिस प्रकार का माहौल है। अब निश्चित रूप से कांग्रेस जिस प्रकार से चुनाव जितनी सीटों पर लड़ रही है, कहा जाए कि तो 294 सीट अभी तक डिक्लेयर किया है और उन्होंने 430 की है। तो इस हिसाब से देखिएगा चुनाव, अब आप सीट चुनाव पे लड़ी ज्यादा पे रहो तो फिर राहुल गांधी की बात करना नाइंसाफी हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि यूपी में किस तरह से वो खुद जाकर के उम्मीदवार बन गए, जैसे प्रधानमंत्री गुजरात छोड़ करके यूपी ने अपना लिया, वैसे ही राहुल गांधी ने भी देखिए वायनाड गए थे बेचारे, क्या अगर चुनाव हारने की दो पे चुनाव लड़े थे तो वो गए थे इस प्रकार से। देखिए प्रियंका गांधी को चुनाव नहीं लड़ाया जाना, उसको खुले रूप में चुनाव प्रचार के लिए छोड़ना, उनको पता है कि प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़के पार्लियामेंट में आ जाती है तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की स्थिति क्या होगी क्या नहीं होगी, इसलिए प्रियंका गांधी को फिर रोक दिया गया। तो ये स्ट्रेटेजी के तहत होता है सारी चीजें। जिस प्रकार से आप कह रहे थे कि इसमें मुस्लिम वाला पार्ट निश्चित रूप से उछाला जा रहा है कर्नाटक में, क्योंकि देखिएगा निश्चित तौर पर सच्चर कमेटी ने बहुत सारी सिफारिशें दी थी, वो कर्नाटक लागू कर गया।
बाकी जगह लागू नहीं हो पाई, तो उसमें कहते हैं कि भाई मुस्लिम के वर्ग के व्यक्ति को तो मिलेगा और बाकी को नहीं मिलता है। तो हिंदुत्व की बात और सारी बातें, जिस प्रकार का माहौल देश में खड़ा हो गया है, देखिए कोई बेरोजगारी की बात नहीं करता, कोई महंगाई की बात नहीं करता। वो महंगाई की बात करते तो बीजेपी वाले कहते हैं कि इतने से इतना परसेंट, इतना परसेंट हो गया, तो फिर आपको जनता आटा क्यों लाना पड़ा, जनता चावल क्यों लाना पड़ा, जनता दाल क्यों लानी पड़ी? इसका मतलब है कि महंगाई है। जीएसटी क्योंकि जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा सामने रखा रखा गया था अभी और कुछ दिन पहले। नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन आप, क्योंकि महंगाई है इसलिए जनता आटा और जनता दाल और जनता चावल लाने की जरूरत पड़ी। आपके जनता आटा और जनता दूसरा सामान्य आटा के दोनों में अंतर कर लीजिए, कितना महंगा है। दाल वो 60-62 रुपए बेच रहे हैं और वो 100 दुगने भाव में बिक रही है। और अगर बात कर ले, चावल की बात करें, वो देखिए 29 रुपए कुछ पैसे, और वो अगर दूसरा चावल ले तो 46 रुपए करीब पड़ता है। तो ये सब चीजें महंगाई आंकड़ा किससे आ रहे हैं? हमने जो कंट्रोल रेट में जारी किया उसके आधार पर। तो इसलिए निश्चित तौर पर देखिए आपको बताना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें जनता के सामने रखनी पड़ेगी। देखिए राम राज आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये तो सपना है खाली। और देखिए कि ये बात भी जी 2047 का सपना सोच करके 75 साल बाद भी अगर वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो दुर्भाग्य किसका है? इस सरकारों का दुर्भाग्य है कि आप अपने वोटर्स को समझा नहीं पाए कि आपके वोट के कारण हम सरकार बनाते हैं और सारी चीजें हमको आपके वोट से मिलती है। हमको निश्चित रूप से इसमें अनिवार्यता का कोई ना कोई रूल्स और रेगुलेशन लागू करना पड़ेगा। ये पार्लियामेंट को सोचने की बात है। आप पार्लियामेंट मुझे लगता है दूसरा दूसरा इसके साथ ये भी कोशिश की जरूरत। देखिए लोगों को ये एहसास कराना कि उनका, देखिए क्या होता है, विधायक एमएलए के जो इलेक्शन होते हैं उसमें उनको लगता है कि विधायक हमारे इलाके का है और उसको लगता है कि मैं किसी बात को लेकर उसको पकड़ सकता हूं, उसको उसको अप्रोच कर सकता हूं और वो मेरे स्थानीय मुद्दों को लेकर बात करेगा। लेकिन लोगों को स्थानीय से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं वो उनसे, उनकी जिंदगी से उनका जुड़ाव कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरा मुझे लगता है कि एक और कारण है, बाहर से ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को वहां पर उतार दिया जाता है मैदान में जिनका उस इलाके से कोई सरोकार नहीं है, वहां की राजनीतिक परिस्थितियों से, वहां के भूगोल से उनका कोई सरोकार नहीं होता और इसी वजह से भी उनका कोई जुड़ाव नहीं हो पाता। मुझे नहीं लगता कि एक ही कारण है, इसके कई तरह के कारण है जिसके न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि चुनाव आयोग को भी अपने स्तर पर कोशिश करनी होगी ताकि वो विधायक की तरह एक जुड़ाव महसूस करे सांसद से, तब वोटिंग परसेंटेज बढ़े। देखिए प्रभात जी, ये तो नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार तो लोकसभा को है या राज्यसभा को है। वो संसद में यदि विचार विमर्श करके एक नई नीति को लाके चुनाव आयोग को दे दोगे, चुनाव आयोग तो इस बार मान लेगा, कब मना करेगा। चुनाव आयोग खुद चाहता है कि परसेंटेज वोट बढ़े, यही कारण है आपने विभिन्न प्रकार, लेकिन कि सरकारी स्तर पर जो जन जागरण चलाया जाता है या होता है, पैसा तो खर्च हो जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से जहां पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच नहीं पाता प्रचार। तो प्रचार पहुंचाने के लिए जो आपको सिस्टम बदलो, मैं तो कह रहा हूं फिर अनिवार्यता कर दो ना। आपको ये चीजें, अगर वोट नहीं दोगे तो आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। बहुत सारी चीजें अगर जोड़ोगे तो व्यक्ति जाएगा कि मुझे इन चीजों से चाहिए तो मुझे वोट देना जाना है। वोट का फायदा उसी व्यक्ति का ही है, और ये नहीं कि, और राजनीतिक दल भी देखिएगा, आधा अगर वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से जो राजनीतिक दल काम करते हैं उसमें सक्रियता भी बढ़ जाएगी। इसलिए इसको सक्रियता बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर इसमें नियमों में परिवर्तन करना जरूरी है। और पार्टिसिपेट नहीं होता, अगर देखिएगा कहीं तो मैं देख रहा था 50% ही होता है, तो देखिए 25% से अधिक जीतने वाला अपने सरकार के अंदर हिस्सेदारी बना लेता है। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि कम से कम भी 80% से ज्यादा मत तो पड़ना ही चाहिए। 85% 90% वोट पड़ता है तो आपका देखिएगा हर व्यक्ति का पार्टिसिपेशन होना जो, और लोकसभा है, लोकसभा के अंदर निश्चित रूप से जिस प्रकार का कानून बनाने का अधिकार देश का कानून वो ही बनाती है। तो इसलिए राजनीतिक व्यक्तियों को भी अब नीतिगत निर्णय लेकर के कोई निर्णय लेना पड़ेगा। और आप देखिएगा, बीजेपी ने तो कहा ही नहीं कि हम 5 साल के लिए वोट मांग रहे हैं, हम तो 2047 का विजन लेकर के चल रहे हैं। 2047 का विजन, तो देखिए ये क्या तरीका है? आप 5 साल में सरकार परिवर्तित हो जाती है, अब सरकार बनेगी नहीं बनेगी ये तो जनता पर निर्भर करता है। इसलिए आप कह रहे हैं बीजेपी कहना शुरू हो गई कि देखिए अब तक जो वोटिंग हुई है हमको 100 से अधिक सीट मिल रही है, इसका मतलब आप मान के नहीं चल रहे, 400 पार वाली बात तो आ ही नहीं रही है। इसका मतलब ये सब चीजें देखिए ये अंकित करती है कि आप लक्ष्य बड़ा रखते हैं। लक्ष्य बड़ा सबको रखना चाहिए, क्योंकि सत्ता में रहने का सब कुछ होता है, बिना सत्ता के कुछ भी नहीं होता। जो सारी सुख सुविधाएं ज्यादा मिलती है वो सत्ता के कारण मिलती है। तो ये निश्चित रूप से देखिएगा बदलाव भी बयार किधर से चलेगी किधर से नहीं चलेगी। देखिए निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन मजबूत तरीके से चुनाव लड़ पाने में सफल नहीं हो पाए, जो तोड़ने की स्थिति बनी। आप इतने लोग कांग्रेस के बीजेपी चले गए, बीजेपी में इतने लोग चले गए जो आज प्रश्न चिन्ह वही खड़ा करेंगे जाकर के वहां। बदलते हुए आंकड़ों को लेकर आपने बिल्कुल ये सही बात की राजीव जी, ये बात सही है कि जब पहला और दूसरा चरण हुआ मुद्दे बदले,
चेहरों के हाव भाव बदले। अब जबकि तीसरा चरण बड़ा निर्णायक माना जा रहा है अगर सीटों के लिहाज से देखें, और जो वोटिंग परसेंटेज आएगा और जिस तरह का फीडबैक नेताओं को मिलेगा या राजनीतिक दलों को मिलेगा, क्या आपको लगता है कि बाकी के चरणों में ये बड़े नेता, ये बड़े दिग्गज जो इन 3 चरणों में अपने इलेक्शन को फाइट कर चुके हैं, वो जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो जो रुझान है, जो फीडबैक उनको मिलेगा फील्ड से उनके वोटिंग को लेकर, वो उनके चेहरों पर नजर आने लगेगा? देखिए प्रभात जी, निश्चित रूप से कि जो राजनीतिक दल होते हैं उनका अपना एक सूचना तंत्र होता है। जब मतदान हो जाएगा उसके बाद वहां के स्थानीय स्तर से जो उनको सूचनाएं मिलती हैं तो उनका एक पुख्ता कहीं ना एक आइडिया बनता है उनको। जो बड़े राजनीतिक दल के नेता होते हैं, दोनों पक्षों की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो अपने अपने स्थानीय स्तर से जो फीडबैक उनको मिलता है उसके बाद अगले चरण की वो रणनीति बनाते हैं। तो उसमें क्या मुद्दे उठाने चाहिए, अगला चरण में किस इलाके का है, क्या है, वहाँ क्या स्थानीय मुद्दे हो सकते हैं, वहाँ किस तरीके की चीजें उठाई जाए, तो ये है। तो राजनीतिक दल जब चुनावी मैदान में, तो कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी नेता अपनी हार चलते चुनाव में तो नहीं कहेगा कि हम इतनी सीटों पे जीत रहे हैं या इतनी पे हार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक दोनों पक्ष ये ही जाहिर करेंगे सीधे तौर पे कि हम तो चुनाव जीत रहे हैं, वो हार रहे हैं। अब जहां तक भाजपा के भी श्याम जी कहते हैं कि उन्होंने 400 तो नहीं ला रहे, वो 400 तो वो उनको भी मालूम है कि 400 नहीं आएंगी, लेकिन पार्टी ने एक माइंड गेम खेला। आज आप भी 400 की चर्चा कर रहे हो, चाहिए तो 273 ही सरकार बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने एक पार्टी ने, भाजपा ने कहीं ना कहीं एक ये माइंड गेम खेला आम जनता के बीच, राजनीतिक दलों के सामाजिक संगठन या मीडिया जो भी इन चीजों में सक्रियता से बहस करते हैं या चर्चा करते हैं, तो वो आज 400 की बात करेगी, भाई 400 तो नहीं आ पाएगी। जैसे राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें कि भाजपा ने यहाँ कहा 25 ही 25 जीतेंगे, तो ये तो भाजपा को भी मालूम है 25 ही सीटें, 2 बार से 25 जीत रहे हो, तो वो 25 तो पीक है, अब उससे तो नीचे ही आना है, गिरावट ही आनी है। पार्टी अब पॉलिटिक्स में डिफरेंस के साथ सामने आ गई जी, समय कम है। तो ये एक माइंड गेम, राजनीतिक दल अपना माइंड गेम खेलते हैं। अब वो कांग्रेस जो राजस्थान में मुख्य विपक्षी दल है, वो उस पर उलझ गई कि साहब हम तो 25 नहीं जीतने देंगे। अरे 25 नहीं जीतने दोगे, तुम 2 भी जीत जाओगे तो क्या कर लोगे? मतलब 15 सीटें कांग्रेस नहीं जीते, दूसरे राजनीतिक दल का ग्राउंड तय कर रहा है और उसके सामने वाला भाजपा तो उसमें भी सफल हो गई कहीं ना कहीं, उसने 25 का वो कर दिया। तो कांग्रेस के कई नेताओं से बातचीत होती है, वो भी यही चर्चा करते हैं यार इस बार 25 जीत सकते हैं क्या, ये 25 तो नहीं जीतने देंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो 2-1 सीटें कहीं ना कहीं जीत लेगी, उसमें ही वो खुश है। तो खुश नहीं होना चाहिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, उसका संगठन है, उसने शासन किया है खूब, तो उनको तो एक इस तैयारी से कि भाई 25 का है, कम से कम हम 20 जीते, तो वो टारगेट तो वो लेकर नहीं चल रहे। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के उस जाल में फंस चुके जो विपक्षी दल है, मेरा मानना है। जैसे देश भर में कह दिया 400, तो 400 तो सबको मालूम है 400 कहाँ आएंगे या क्या है, ये तो 4 जून को ही मालूम पड़ेगा। हो सकता है उनकी बात सच हो या उनका आकलन या जो उनका फीडबैक हो वो हो उस रूप में, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि 400 तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन 400 नहीं आ पाएंगे, भाई 300 से ऊपर पहुंच जाएंगे तो भी उनकी जीत है। पॉलिटिक्स के डाइवर्जेंस के आंकड़े हैं जी, आपने सही कहा, पॉलिटिक्स में डाइवर्जेंस के ये सिलसिले है। बिल्कुल लास्ट, अभी 1 मिनट का समय बचा है, प्रमोद जी आपके पास आना चाहूंगा। ये जो तीसरा चरण है, ना सिर्फ, या फिर तीसरे चरण नहीं, हम 7वें चरण की बात करते हैं, ये सिर्फ उन बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं है, उन कुछ स्थानीय राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की बात करें, या फिर कुछ बड़े राजनीतिक दलों की बात करें, उनका भी भविष्य इस बार 2024 के चुनाव में तय होगा, और खासतौर पर तीसरे चरण में कह सकते हैं। नहीं देखो, सीट कोई सी भी हो, संख्या तो गिनी जाएगी, चाहे अमित शाह की सीट हो तो एक ही गिना जाएगा, या कोई छोटे पॉलिटिशियन की सीट है तो वो भी एक ही गिना जाएगा। तो इसमें तो निश्चित रूप से जो हर क्षेत्रीय दल है अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लग रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखें, हरियाणा में देखें, या बंगाल में देखें, महाराष्ट्र में देखें, सारे दल अपने लगे हुए हैं। तो प्रतिष्ठा तो सभी की, चुनाव और चुनाव से बड़ी राजनीतिक पार्टी के लिए क्या बात होती है? सबसे बड़ा तो महोत्सव उनके लिए यही है, उसमें जीतेंगे, लोकसभा में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, तभी तो पार्टी आगे बढ़ा पाएंगे। तो सभी अपनी अपनी पूरी मेहनत करते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और कर भी रहे हैं। और तो हर कोई अब पूरी तरह से मैदान में है, और हर दल अब उसने अपने जो सारे मुद्दे हैं, सारे अपने घोषणा पत्र हैं, या सारी स्ट्रेटेजी जो है वो पूरी तरह से ग्राउंड में फेंकी हुई है। तर्कस के तीर
एक एक कार्यकर्ता उनका जुटा हुआ है संघर्ष में। तो प्रतिष्ठा देखो उसमें 4 जून को पता लगेगा कि किस बिल्कुल जी, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण इसलिए इस तीसरे चरण को कहा जा रहा है क्योंकि एक साथ जो बहुमत का आंकड़ा है उसको काफी कुछ क्लियर कर देगा। लेकिन सही है, सातों के सातों चरण काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 4 जून को ये भी पता चल जाएगा। लेकिन तीसरे चरण पर सभी की नजर इसलिए बनी हुई है क्योंकि एक साथ 12 राज्यों में 94 सीट होने के बाद 284 का आंकड़ा यहाँ पर तय हो जाएगा, जिसके बाद काफी कुछ इशारा ये मिल जाएगा कि आने वाली सरकार किसकी होगी और किस तरह की सरकार होगी। और आने वाले जो चरण है, तीसरे चरण के बाद बाकी जो 4 चरण बचते हैं उनमें मुद्दे क्या उठाए जाते हैं और किस तरह के भाषण यहाँ पर दिए जाते हैं, वो भी काफी कुछ इशारा पूरे परिणाम को लेकर सामने रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ खास खबर में जुड़ने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।